बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इस ख़बर को अगर सुप्रीम कोर्ट की अब तक की बहुत बड़ी ख़बर ना कहा जाए तो ये दुरुस्त ना होगा। इस ख़बर की नाज़रीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करने से पहले मैं एक छोटा सा दावा भी आप नाज़रीन के सामने करना चाहूँगा। नाज़रीन, जो ख़बर आपके साथ मैंने शेयर करनी है, जब तक हमारा ये व्लॉग सोशल मीडिया पे पब्लिक नहीं होता, आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ की एक बड़ी ख़बर है, वो आपको नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे उसकी तफ़सीलात तो दरकिनार, उसका आपको हिंट तक भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इस ख़बर का ख़ुलासा आपके साथ शेयर करते हैं और फिर उसके बाद ख़बर की तफ़सीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो पिछले 1-2 दिन में जो डेवलपमेंट हुई है, उसके नतीजे में मुझे आप देखने वालों का आप जो साथ है, जो सपोर्ट है, अब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें और कोशिश करें, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो अब सबसे पहले जो ख़बर का ख़ुलासा है वो आप नाज़रीन के सामने रखते हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ है, 1954 से कर लें, 53 से कर लें या 1947 से कर लें, सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ जो है वो बदतरीन फ़ैसलों से भरी पड़ी है। कई ऐसे फ़ैसले मौजूद हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ के बदतरीन फ़ैसले कहा जाता है, लेकिन उन फ़ैसलों को क्या कभी रिविज़िट किया गया? उन फ़ैसलों को जब अदालत में उनका हवाला दिया जाता है तो उसे कभी भी उन फ़ैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने माथे का झूमर करार नहीं दिया। तो अब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि इसी नौयत का सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ का एक बदतरीन मुकदमा, उस बदतरीन मुकदमे में जो बदतरीन फ़ैसला दिया गया, इस मुकदमे को नाज़रीन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। ना सिर्फ इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है, बल्कि इस मुकदमे को, इस अहम मुकदमे को, क्योंकि इस केस में जो फ़ैसला होगा उससे मुल्क की तारीख़ बदल सकती है, अदालती तारीख़ बदलेगी। तो एक लार्जर बेंच भी चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने इस मुकदमे की समाअत के लिए तश्कील दिया है। इस बेंच को हेड खुद करेंगे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब, लेकिन लार्जर बेंच कितने रुकनी हैं, कौन कौन से जज साहबान शामिल हैं, उसकी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आप नाज़रीन की इजाज़त से मैं 2 ख़बरें हैं इस ख़बर से हट के, उनकी डिटेल्स मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन, लाहौर में एक धमाका हुआ था, गुलबर्ग में टीवी चैनल ने ख़बर चलाई कि ख़ुदकुश हमला हो गया, ख़ुदकुश हमला हो गया। तो पैमरा ने उस पर नोटिस लिया था। जब पैमरा ने नोटिस लेके वो ख़बर चलाने वाले टीवी चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की, उनको जुर्माना किया, तो उस पे टीवी चैनल्स जो हैं वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो आज जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करना थी, लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने यह मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि इससे कबल केस से मुतल्लिक फ़ैसला दे चुके हैं, इसलिए यह केस किसी और बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। यानी पहले मैं फ़ैसला दे चुका हूँ इसी की नौयत के मामले के हवाले से, तो लिहाजा ये मुकदमा मेरे सामने मुकर्रर ना किया जाए और नया बेंच तश्कील देने का जो मामला है वो नोट के थ्रू जो है वो चीफ़ जस्टिस को भिजवा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर है, जो 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करके जो हल्का बंदियों का प्रोसेस था उसको मुकम्मल किया, हल्का बंदियों को नोटिफाई कर दिया गया। लेकिन जो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं एहसन बून, उनकी जानिब से हाफिज़ाबाद के हल्का बंदियों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है।
आज इस केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने केस की समाअत की एहसन बून की दरख्वास्त पे। तो इसमें इलेक्शन कमीशन के हुकाम की कुछ थोड़ी बहुत सरजनिश भी हुई है। तो इस केस का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, इस केस की समाअत में जो जनाब एहसन बून साहब ने कहा कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई और चीज़ों को जो है वो बदल दिया गया है, हल्कों को बदल दिया गया है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन से क्या कोई आया है। तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील वहाँ पे मौजूद थे वो रोस्टम पे खड़े हुए। उनकी जानिब से कहा गया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के इस्तफसार पे कि मैं तो किसी और केस में आया था, हमें अभी इस केस का नोटिस नहीं हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन शेड्यूल है वो कब आ रहा है। मुख्तलिफ लोगों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है, यानी हल्का बंदियों के मामले पर रुजू किया है। लोगों को फ्रस्ट्रेट ना करें, हल्का बंदियाँ चैलेंज हो रही हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा ये ऐसे तो मतलब छुट्टियों के बाद फिर मुकदमात लगेंगे अगर आप इलेक्शन कमीशन वाले पेश नहीं होंगे। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि छोटे छोटे इश्यूज़ हैं हल्का बंदियों के, उनको इलेक्शन कमीशन हल करे। इलेक्शन कमीशन तो इस कोर्ट के डिस्पोजल पे होता है। स्पेशल मैसेंजर के ज़रिए हमने इलेक्शन कमीशन को इस केस की समाअत के हवाले से आगाह भी किया था। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि वैसे पहली समाअत कर को तो नहीं होते, लेकिन जब आकर फंस जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन वाले आ जाते हैं। तो 1:30 बजे तक इस केस की समाअत तक वक्फा कर दिया गया है और तमाम जो रिकॉर्ड है उसको मुलाहिजा करके इलेक्शन कमीशन के हुकाम को पेश होने का हुक्म दिया गया है। अब आ जाते हैं जो हमारी सबसे बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जस्टिस काजी फाइज साहब ने कौन सा तारीख़ का बदतरीन मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। ये नाजरीन मुकदमा आया था, बल्कि मैं इसको ये नाजरीन जो मुकदमा है ये 2 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और ये साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दौर था। मुकम्मल वकला उनके पीछे खड़े थे, फैसले होते थे, कोई इख्तलाफ नहीं होता था। तो 2 अप्रैल 2011 को ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में इंस्टीट्यूट होता है, यानी फ़ाइल किया जाता है ये मुकदमा। उसके बाद नाज़रीन इस मुकदमे की जो पहली समाअत होती है वो होती है 2 जनवरी 2012 को, यानी तकरीबन कोई 8 माह के बाद इस मुकदमे की समाअत होती है। 8 नहीं बल्कि 9 माह के बाद इस मुकदमे को पहली मरतबा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। फिर 3 जनवरी को समाअत होती है, फिर 4 जनवरी को समाअत होती है और फिर 5 जनवरी को समाअत होती है और फिर अगली समाअत जो है वो 17 जनवरी 2012 को होती है। और इन 5 समाअतों में नाजरीन जो बेंच है वो सेम रहता है, एक ही बेंच इस बड़े मुकदमे की समाअत करता है। लेकिन फिर नाजरीन इसमें गैप आता है कोई 11 महीनों का और फिर छठी जो तारीख़ है वो 12 नवंबर 2012 को इस मुकदमे की छठी समाअत होती है, जो कि आखिरी समाअत थी। यानी 12 नवंबर 2012 के बाद इस केस को ऑलमोस्ट अब दिसंबर शुरू हो चुका है। 11 सालों के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और इस पर जो पहला बेंच बना था नाज़रीन, उस बेंच में शामिल थे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, मियाँ शाकरुल्लाह जान, जस्टिस तसग्गुत हुसैन जिलानी, नासिरुल मुल्क, जवादस ख्वाजा, अनवर ज़हीर जमाली, खिलजी आरिफ हुसैन, तारिक परवेज़, मियाँ साकिब निसार, सरमद जलाल उस्मानी और अमीर हानी मुस्लिम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रुकनी बेंच था। लेकिन जो आखिरी इसकी समाअत हुई उसमें जो बेंच बना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रुकनी बेंच बना था। और उस बेंच में फिर जो कंपोजिशन चेंज हुई थी उसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, नासिरुल मुल्क साहब, तारिक परवेज़ साहब, साकिब निसार साहब, सरमद जलाल उस्मानी साहब, अमीर हानी मुस्लिम साहब, गुलजार अहमद और शेख अज़मत सईद इस बेंच में शामिल हुए थे। तो अज़मत सईद भी शामिल हुए थे और उसके साथ साथ जो अपने गुलजार अहमद साहब हैं वो भी बेंच में जो है वो शामिल हुए थे। तो नवंबर 2012 के बाद अब ये मुकदमा 7वीं समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। कुछ ज़रा ये बताते हैं कि ग़ालिबन 2014 में भी इस केस की कोई आखिरी समाअत हुई थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का अपना रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि ये मुकदमा 2012 नवंबर के बाद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इस केस में नाजरीन नोटिस किया गया था अटर्नी जनरल को, तमाम जो एडवोकेट जनरल सूबाई हैं उन तमाम को नोटिस किया गया था। इसके साथ साथ इस केस में अदालती मुआवन भी मुकर्रर हुए थे। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद अदालती मुआवन थे, क्योंकि तारीख़ का एक बड़ा मुकदमा था, एक बदतरीन फ़ैसला था, उसके ऊपर अदालत बैठी थी
लार्जर बेंच बैठा था अदालत का। तो जस्टिस तारिक महमूद अदालती मावन थे, मखदूम अली ख़ान अदालती मावन थे, सैयद मोहम्मद ज़फ़र ये भी कोई अदालती मावन थे, सेक्रेटरी लॉ को नोटिस हुआ था, एतजाज़ एहसन लॉयर थे, अली अहमद कुर्द को अदालती मावन के तौर पे नोटिस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस हुआ था, और इसके अलावा लतीफ़ अफरीदी साहब को अदालती मावन के तौर पे, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जिनका इंतकाल हो चुका है उनको भी नोटिस हुआ था। इसी तरीके से कुछ और वकला हैं उनको भी नोटिस हुआ था, और अहमद रज़ा कसूरी, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये कौन सा मुकदमा है, अहमद रज़ा कसूरी को भी नोटिस किया गया था। और इस केस में जो लॉयर थे, जो पटिशनर के लॉयर थे, वो डॉक्टर बाबर अवान थे। ये नाज़रीन आप ठीक पहुँचे कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी के बानी, जिनका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ और उस फ़ैसले को अदालती कत्ल कहा जाता है, आज भी सुप्रीम कोर्ट के म्यूज़ियम में वो फ़ैसला मौजूद है। और उस फ़ैसले को जब भी सुप्रीम कोर्ट में उसका हवाला दिया गया, कभी भी उस फ़ैसले को जिस बेंच के सामने हवाला दिया गया उस फैसले को अप्रिशिएट नहीं किया गया। और फिर एक इंटरव्यू भी आया था, उस बेंच के जो हिस्सा थे साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के जो ससुर थे साबिक़ चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, उन्होंने एंकर सहाफ़ी इफ्तिखार साहब को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने एतराफ़ किया था कि फ़ैसला देने के दौरान दबाव था, ये था, प्लान था, तमाम चीज़ें जो है वो नेशनल मीडिया के ज़रिए जो है वो लोगों तक पहुँच चुकी हैं कि वो फ़ैसला कैसे हुआ था। तो जब 2008 में इलेक्शन हुए, 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी माजूल थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक मुआहदा था कि हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करेंगे, तो इफ्तिखार चौधरी को पीपल्स पार्टी ने बहाल नहीं किया। तो फिर एक लॉन्ग मार्च पहले आया, एतजाज़ एहसन लेके आए, वो नाकाम हो गया। फिर दूसरा लॉन्ग मार्च जो है वो एतजाज़ एहसन लेके आए, नवाज शरीफ की गाड़ी में बैठ के वो आए, गुजरांवाला तक पहुंचा था, तो वो जो लॉन्ग मार्च था वो कामयाब हो गया था। और उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से जो अदलिया थी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करने का फ़ैसला किया गया था। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब बहाल हुए तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे फ़ैसले सामने आए कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। आपको रेंटल पावर का केस भी पता होगा, रेंटल पावर जो प्रोजेक्ट लगाए गए थे, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी। EOB का केस था, यूसुफ रज़ा गिलानी की अपनी डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह, इस तरह के मैटर थे, सुई सुकाम वाले केसेस थे। तो इस पे एक हेड ऑन हो गया था हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के माबैन। तो इस पे फिर जो उस वक्त के सदर थे आसिफ अली ज़रदारी, उनकी जानिब से ये किया गया था कि ये जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ है, तो क्यों ना इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उनको रेफरेंस भेजा जाए, और आर्टिकल 186 का रेफरेंस, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए कि क्या ये जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का कत्ल हुआ, तो इसमें आप देखें, इसको अदालती कत्ल करार दें, अदालत अपनी राय दे। तो वो रेफरेंस आर्टिकल 186 का भेजा था उस वक्त के सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो वो एक मतलब हेड ऑन की सूरत हाल में ज़रदारी साहब का एक यूँ कह लें कि एक प्लान था कि इससे ये फ़ैसला भी हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो दावा है कि आज़ाद हो गई है और बड़े धड़ल्ले के साथ फ़ैसले होते हैं, एक डिक्टेटर ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी पे लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट का भी पता चल जाएगा। तो उस पर यह हुआ था कि ये रेफरेंस आया 2011 में, 2 अप्रैल 2011 में, तो इस पर 8 माह तक तो खामोशी रही। उसके बाद फिर एक अर्ली रेलिंग की एप्लीकेशन आई, तो इस रेफरेंस को जो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 2 जनवरी 2012 को पहली मरतबा समाअत के लिए मुकर्रर किया। और इस रेफरेंस में नज़र सानी की बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के हवाले से, इस फैसले पे जिसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी के तख्तादार पे लटका दिया गया, उस फैसले पे नज़र सानी करके अपनी राय दें। तो अब वो मुकदमा बड़े सालों के बाद, क्योंकि इस केस में बाबर अवान साहब वकील थे, और वो आपको पता है कि जब, शायद आपको ना मालूम हो, जब वो आखिरी सेकंड लास्ट हेयरिंग में दलाइल दे रहे थे, तो कुछ तलख जुमलों का तबादला हुआ था, तकरार हुई थी इफ्तिखार चौधरी के साथ डॉक्टर बाबर अवान की, और डॉक्टर बाबर अवान ने कहा था कि ये तो मेरे लीडर का मुकदमा है जुल्फ़कार अली भुट्टो का, तो मैं तो इस केस में ख़ुद वकील बनूंगा। तो बड़े वो चाहत के साथ आए थे इस केस में दलाइल देने, और फिर बात यहाँ तक पहुँची कि उस केस में जो तकरार हुई, जो तलख जुमले हुए, फिर बाबर अवान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी हुआ। तो अब बाबर अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा चुके हैं, लेकिन काजी फ़ायसद साहब ने इस केस को सुनने का फ़ैसला किया है, और इम्कान जो हमें ज़राए ने बताया है, बल्कि जो तारीख़ बताई है वो ये बताई है कि अगले हफ्ते मंगल या बुध के रोज़, मोस्ट प्रॉबली मंगल के रोज़ जो है
ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होगा और इसमें मुतलका फ्रीकैन को नोटिस भी होंगे, अटॉर्नी जनरल को होगा, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी होंगे और पीपल्स पार्टी को नोटिस भी होगा और चीफ साहब इसको हेड करेंगे। और 11 रुकनी बेंच उस वक्त पहले बना था, फिर 9 रुकनी लार्जर बेंच बना था और चूँकि जो भुट्टो साहब का केस था वो 7 जज ने सुना था, तो अब की मरतबा भी हमें ज़राए ने बताया है कि एटलीस्ट कम से कम 9 रुकनी लार्जर बेंच इसमें तश्कील दिया जाएगा या दिया जा चुका है, ये हमें ज़राए ने बताया। लेकिन 9 रुकनी बेंच लाजमी होगा ये उन्होंने कहा है, 9 से बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। अब इसमें जज साहबान कौन से हैं, हमें ज़राए ने कहा कि आप अंदाज़ा लगा लें, तो अंदाज़ा यही है कि क्योंकि ये फौजदारी केस है जो भुट्टो का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और फिर आर्टिकल 186 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का भी मामला है, तो इसमें ऐसे जजेस शामिल होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी होंगे और फौजदारी मामलात को भी कानून के हवाले से भी जो है उनकी एक्सपर्टीज़ होंगी। तो ये अगले हफ्ते ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है, तो देखते हैं कि इसमें क्या फ़ैसला होता है। उस वक्त जो सदर थे वो ज़रदारी साहब थे, अब आरिफ अलवी साहब हैं। वजारत कानून के ज़रिए रेफरेंस आया था, अब सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे चलाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ने इसमें पार्टी बनने की अलग से दरख्वास्त भी दी थी। जब ज़रदारी साहब रिटायर्ड हो गए थे सदर के ओहदे की, उनकी मियाद ख़त्म हो गई थी, तो पार्टी बनने की दरख्वास्त दी थी, वो भी कभी टेकअप नहीं हुई। तो देखते हैं कि इस केस को कैसे चलाते हैं और पीपल्स पार्टी इसको क्या चलवाना चाहती है। और अगर ये केस चला नाजरीन, तो इस केस में ये जो बदतरीन फैसला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का, उस पर जो राय सुप्रीम कोर्ट की होगी वो सुप्रीम कोर्ट की तारीख को जो है वो बदल के रख देगी। तो ये नाज़रीन हमारी एक्सक्लूसिव ख़बर जिसकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर की। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।